नमस्कार। ज्ञान विज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ हम कक्षा 10 हिंदी मीडियम में विज्ञान सब्जेक्ट के प्रकरण नंबर 2 की जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में चर्चा करेंगे। परंतु उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पास दिख रहे बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को अनेबल कर दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सारे वीडियो आप सरलता से देख सकें। तो देखिए मित्रों, जैसे कि चैप्टर में नाम है अम्ल, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अम्ल क्या चीज़ है। तो देखिए मित्रों, जो अम्ल होता है वो स्वाद में होता है खट्टा और क्या करता है कि जो नीला लिटमस पत्र होता है ना उसे वो लाल कर देता है। तो देखिए ये जो अम्ल है इसके ये भौतिक गुणधर्मों में आता है जो ये स्वाद में होते हैं खट्टे। ऐसे ही बहुत सारे पदार्थ दैनिक जीवन में हैं जो हम खाते हैं और वो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्लीय गुणधर्म वाले होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ तो जो नींबू है, नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल। उसी प्रकार से हम बात करें तो जो हम टमाटर खाते हैं, टमाटर के अंदर होता है ऑक्जेलिक अम्ल। उसी प्रकार से जो हम इमली है, इमली के अंदर होता है टार्टरिक अम्ल। इस प्रकार से हम दैनिक जीवन में अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं जिसके अंदर अम्ल होता है। उसी प्रकार से हम कुछ अम्ल के उदाहरण देखते हैं। तो देखिए अम्ल के उदाहरण में हम देख सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम लोग HCl कहते हैं। उसी प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र है H2SO4। उसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र है HNO3। उसी प्रकार से क्षारक की बात करें तो देखिए जैसे कि जो अम्ल है वो स्वाद में खट्टे होते हैं तो क्षारक उसी तरह स्वाद में होते हैं कड़वे। अब देखिए ये क्या करते हैं कि जो नीला लिटमस पत्र होता है उसे ये लाल कर देते हैं। तो देखिए क्षारक के कुछ उदाहरण की हम बात करें तो देखिए क्षारक में कुछ आते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक के उदाहरण है। उसी प्रकार से हम बात करें तो देखिए अम्ल, क्षार और सूचक। तो देखिए सूचक का मतलब क्या होता है कि ये पदार्थ सूचित करेगा कि कोई दिया गया पदार्थ अम्ल है या फिर क्षारक है। जैसे कि मैं बात करूं कि मेरे पास कोई एक साबुन है तो इसकी कौन सी प्रवृत्ति है, ये अम्लीय प्रवृत्ति का है या फिर क्षारकीय प्रवृत्ति का है, उसको सूचित करने के लिए सूचक का उपयोग किया जाता है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर्स। तो देखिए कि ये जो सूचक है किसी भी पदार्थ में जो विलयन में क्षार और अम्ल के साथ मिलकर अपना रंग में परिवर्तन करे या फिर गंध में परिवर्तन करे तो हम लोग उसे कहते हैं अम्ल क्षार सूचक। तो देखिए मित्रों, तो सूचक दो प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से सूचक होते हैं। तो एक होता है कि अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक, और जो दूसरा सूचक होता है वो इस प्रकार का होता है कि जो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके गंध में परिवर्तन करने वाले सूचक। मतलब कि दो प्रकार के सूचक है, एक है रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक और दूसरा है गंध में परिवर्तन करने वाले सूचक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक कौन कौन से। तो सबसे पहले देखेंगे नीला लिटमस। तो देखिए कि नीला लिटमस है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लाल रंग का हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर आप आकृति में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक नीला लिटमस लिया है, वो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है और अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के पश्चात लाल रंग का हो जा रहा है। आप इसे सीधे रूप में याद कर सकते हैं कि नीला, नीला अगर सीधा आता है मतलब कि नीले लिटमस पत्र को अगर लाल कोई पदार्थ कर रहा है तो वो स्वभाव में होगा अम्लीय। उसी प्रकार से अगला है लाल लिटमस। तो देखिए लाल लिटमस किसे कहते हैं। तो लाल लिटमस जो होता है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके वो नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कि अम्ल से ये जस्ट उल्टा होता है। अम्ल में क्या होता था कि नीला मतलब कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा था, लेकिन क्षार में उल्टा हो रहा है, वो लानी मतलब कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है। देखिए आप यहाँ पर आकृति में देख सकते हैं जैसे कि ये जो क्षार है वो जो लाल लिटमस पत्र है उसे नीला कर देता है। उसी प्रकार से अगला सूचक है जो हम कहेंगे हल्दी टर्मरिक। अब हल्दी टर्मरिक जो है वो कैसा होता है। तो देखिए हल्दी क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लाल या फिर भूरा रंग का पदार्थ उत्पन्न करता है। और इसी कारण आप कभी कभी देखते हो कि जब हम सब्जी वब्जी कोई खाते हैं और अगर हल्दी हमारे कपड़े पे लग जाए तो हम कोई क्षारकीय साबुन से उसे धोए तो हमारा जो कपड़ा है वो भी लाल रंग का हो जाता है। तो मतलब कि हल्दी जो है वो क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लाल या फिर भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, जबकि अम्ल के साथ ये अभिक्रिया करके कोई भी प्रकार का इसमें परिवर्तन होता नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर आकृति में देखिए यहाँ पर जब हम अम्ल का हल्दी के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो यहाँ पे कलर में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो पीले के पीला ही रहता है। लेकिन परंतु जब हम क्षार का हल्दी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो देखिए वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि देखिए फिनोफ्थेलिन। तो फिनोफ्थेलिन क्या चीज़ है। तो फिनोफ्थेलिन जो है वो शुरू में होता है रंग विहीन
अब यह जो रंगविहीन फिनोल्फ्थेलिन है वो क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके गुलाबी रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए कैसे, तो देखिए ये जो फिनोल्फ्थेलिन है, देखिए शुरुआत में होता है रंगविहीन और जब वो क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो वो गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब मित्रों याद रखिएगा कि ये जो फिनोल्फ्थेलिन है वो किसी एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो इसके रंग में कोई परिवर्तन होगा नहीं। मतलब कि फिनोल्फ्थेलिन का यही गुणधर्म है कि वो खाली क्षार को इंडिकेट कर सकता है, मतलब कि क्षारकों का ही सूचक है, परंतु अम्ल का यह सूचक हो सकता नहीं है। उसी प्रकार से आगे की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है, तो देखिए मित्रों जो मिथाइल ऑरेंज है, देखिए नाम में लिखा हुआ है मिथाइल ऑरेंज, मतलब कि ये कैसे कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। तो देखिए मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो एक प्रकार का सांसलेती सूचक है। अब इस रंग का अम्ल, देखिए ये जो मिथाइल ऑरेंज है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा, जबकि क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो पीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर आकृति में देखिए ये मिथाइल ऑरेंज जो है वो ब्लू ऑरेंज कलर का है और वो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो वह लाल रंग का हो जाता है, जबकि वो क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो वो किस रंग का हो जा रहा है, पीले रंग में परिवर्तित हो जा रहा है। मतलब कि जो मिथाइल ऑरेंज है वो अम्ल और क्षार दोनों को सूचित करने वाला सूचक है, जबकि फिनोल्फ्थेलिन जो था वो केवल क्षारक को सूचित करने वाला सूचक था, अम्ल को सूचित करने वाला सूचक नहीं था। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि गंध में परिवर्तन करने वाले सूचक किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए कुछ कटे हुए प्याज की बात करें या फिर कटे हुए प्याज के छोटे छोटे टुकड़े या फिर लौंग के तेल, ये क्षारकों के साथ मिलकर भिन्न भिन्न प्रकार के गंध उत्पन्न करते हैं और ये भिन्न भिन्न प्रकार के गंध के आधार पर हम लोग इसको वर्गीकृत करेंगे कि ये दिया गया पदार्थ अम्ल है या फिर क्षारक है, मतलब कि ये गंध के आधार पर सूचक है। अब अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है कि आपको 3 परख नलियाँ दी गई है, इनमें से एक में है आश्वित जल और शेष 2 में है अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन। यदि आपको केवल एक लाल लिटमस पत्र दिया जाए तो आपको पहचान लगाना है कि परख नली में कौन कौन से पदार्थ है। तो देखिए हम कैसे पता लगाएंगे कि परख नली में कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारक है, कौन सा आश्रित जल है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो परख नली है उसमें से जो लाल लिटमस पत्र है वो तीनों परख नली के अंदर डालेंगे। अब देखिए हमें पता है कि जो क्षारक होता है वो क्या करेगा कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, मतलब कि जिस परख नली के अंदर लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा वो परख नली के अंदर होगा क्षारक। तो इस प्रकार से हमें पता चल जाएगा कि क्षारक है। बाकी शेष 2 परख नलियों में हम क्या करेंगे कि जो नीला लिटमस पत्र हो गया उसको डालेंगे। अब देखिए जो नीला लिटमस पत्र हुआ है वो आश्वित जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसमें कोई भी प्रकार का रंग में परिवर्तन होगा नहीं, परंतु यदि वही नीला लिटमस पत्र एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो कैसा हो जाएगा, नीले से लाल में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब इससे हमें पता चल जाएगा कि दिया गया पदार्थ अम्ल है। इस प्रकार से हम पहचान लगा सकते हैं कि दिए गए पदार्थ में से कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारीय है और कौन सा आश्वित जल। तो हम देखेंगे अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। तो अम्ल के रासायनिक गुणधर्म के कौन कौन से, तो देखिए अम्ल की सबसे पहले हम देखेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो जो अम्ल है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे कि हम बात करें अम्ल प्लस धातु दैट गिव्स लवण और हाइड्रोजन गैस। जैसे कि हम बात करें जिंक, तो Zn जो है वो H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो ZnSO4 प्लस H2 गैस उत्पन्न होगा। मतलब कि जब भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमेशा H2 गैस उत्पन्न करेगा। जैसे कि हम बात करें आयरन की, तो आयरन जो है वो H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो FeSO4 बनाएगा, उसी प्रकार से H2 गैस उत्पन्न करेगा। उसी प्रकार से हम बात करें मैंगनीज की, तो मैंगनीज जो है वो HNO3 के साथ अभिक्रिया करेगा तो MnNO3 ट्वाइस बनाएगा और H2 गैस उत्पन्न करेगा। उसी प्रकार से हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम है वो HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो MnCl2 बनाएगा, उसी प्रकार से H2 गैस उत्पन्न करेगा। उसी प्रकार से हम बात करते हैं कि अम्ल की धातु की कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया है। तो सबसे पहले देखते हैं धातु की कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया है। तो देखिए जो अम्ल है वो धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जैसे कि हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं धोने का सोडा। तो देखिए जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें बना के देगा NaCl, मतलब कि लवण। उसी प्रकार से CO2 गैस बनाएगा और उसी प्रकार से H2O बनेगा। उसी प्रकार से इसकी बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, तो देखिए धातु की बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होने पर भी वही पदार्थ बनेंगे, एक बनेगा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जैसे कि बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम खाने का सोडा कहते हैं, हम सोडियम बाइकार्बोनेट की HCl के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बनेगा NaCl प्लस CO2 गैस प्लस H2O बनेगा। उसी प्रकार से हमारा
अब देखते हैं कि अम्ल की क्षारकों के साथ अभिक्रिया होने से क्या बनेगा। तो देखिए, याद रखिए मित्रों कि जो अम्ल है वो क्षारक के साथ जब भी अभिक्रिया करेगा तो उदासीनीकरण अभिक्रिया करेगा, और उदासीनीकरण अभिक्रिया जब भी होगी तो उस समय दो ही पदार्थ हमेशा बनेगा, एक तो बनेगा लवण और दूसरा बनेगा जल। तो जैसे कि हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो ये क्षारक है वो HCl मतलब कि अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो देखिए लवण बना रहा है NaCl और H2O बना रहा है जो है पानी। उसी प्रकार से हम बात करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, तो जो है स्वभाव में क्षारक वो HCl मतलब कि जो स्वभाव में अम्ल। अब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होगी तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी और इसके परिणाम स्वरूप बनेगा लवण और जल, जैसे कि यहाँ पर बन रहा है KCl और H2O। उसी प्रकार से हम बात करें अम्ल की धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होने से क्या बनेगा। तो याद रखिएगा मित्रों कि जो ये धातु के ऑक्साइड होते हैं वो स्वभाव में होते हैं क्षारक और अम्ल स्वभाव में अम्ल होते हैं। तो देखिए अम्ल और क्षारक के बीच में जब भी अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, और उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमेशा लवण और जल ही बनता है। तो देखिए, तो यहाँ पर धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल की जब भी अभिक्रिया होगी तो लवण और जल बनेगा, जैसे कि CuO कॉपर ऑक्साइड है वो HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो CuCl2 मतलब कि कॉपर का लवण बनाएगा, उसी प्रकार से H2O बना के देगा। उसी प्रकार से हम बात करें सोडियम ऑक्साइड की, वो HNO3 के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम नाइट्रेट बनाएगा, उसी प्रकार से जल बनाएगा। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं। तो इस प्रकार से जो ये धातु के ऑक्साइड है वो स्वभाव में किस प्रकार के होते हैं, तो ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। उसी प्रकार से अम्ल की धातु के सल्फाइड के साथ अभिक्रिया होने से क्या होगा वो हम देखते हैं। तो देखिए, जो अम्ल है वो धातु के सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उत्पन्न करता है। जैसे कि हम बात करें तो ये आयरन सल्फाइड है। अब आयरन सल्फाइड मतलब FeS है, वो H2SO4 के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो देखिए पहले क्या बनाएगा, उसका लवण बनाएगा मतलब कि Fe2SO4 बनाएगा, उसी प्रकार से H2S मतलब कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाएगा। दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।